हेलो व्यूअर्स। नावल का नाम है कुएं का राज और इसके राइटर है इब्ने सफ़ी। गजाला स्टेशन से टैक्सी करके फरीदी के घर पहुंची। फरीदी घर पर मौजूद नहीं थे। सार्जेंट हमीद रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। गजाला को देखकर उसने रेडियो बंद कर दिया और घबराहट में उससे बैठने को भी न कहा। आखिर वह खुद ही एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। क्या फरीदी साहब यहाँ नहीं हैं? गजाला ने पूछा। कहीं गए हैं? शहर से बाहर? जी नहीं। कब तक लौटेंगे? यह बताना जरा मुश्किल है। खैर, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। उसके बाद खामोशी छा गई। आपने रेडियो क्यों बंद कर दिया? गजाला मुस्कुराकर बोली। आपको पुराने गानों से बड़ी दिलचस्पी मालूम होती है। हाँ, कुछ यूं ही सी। हमीद ने दोबारा रेडियो की सुई घुमाते हुए कहा। क्या फरीदी साहब आजकल छुट्टी पर है? जी हाँ। और आप भी? जी। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद हमीद उठा। तो आप भी कहीं जा रहे हैं? जरा चाय के लिए कह दूँ? ओह, तकलीफ़ न कीजिए। तकलीफ़ की कोई बात नहीं। हमीद के चले जाने के बाद गजाला ने मेज पर रखी हुई किताबें उलटनी पलटनी शुरू कर दी। वह इस वक्त फरीदी की लाइब्रेरी में बैठी थी। यहाँ चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियाँ लगी हुई थी। लाइब्रेरी में कमरा फरीदी के अजायब घर के कमरे से मिला हुआ था। दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। गजाला जिस मेज की किताबें देख रही थी वह उसी दीवार से मिली हुई थी। जैसे ही उसने रैक में लगी हुई किताबों में से एक किताब उठाई, उसे दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया और साथ ही सांप के फुफकारने की आवाज़ आई। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी। आवाज़ फिर सुनाई दी। अब उसकी समझ में आया कि यह आवाज़ दूसरे कमरे से इस छेद से आ रही है। उसने किताबें हटाकर अपनी आंखें छेद से लगा दी। दूसरे कमरे में एक बहुत ज़्यादा पावर वाला बल्ब जल रहा था। फुफकार की आवाज़ फिर से सुनाई दी और गजाला चीख मारकर पीछे हट गई। एक बड़ा सा सांप जमीन पर बिछे हुए कालीन पर रेंग रहा था। हमीद साहब, वह जोर से चीखने लगी। क्या बात है? हमीद कमरे में दौड़ता हुआ आया। वो कमरे में सांप, गजाला हाफती हुई बोली। हमीद हंसने लगा। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। गजाला छेद की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप झूठ कह रही है? हमीद मुस्कुराकर बोला। गजाला उसे हैरत से देखने लगी। यहाँ एक नहीं सैकड़ों है। जी? गजाला की हैरत और भी बढ़ गई। जी हाँ, यह फरीदी साहब का अजायब घर है। इत्तेफाक से इस वक्त इस कमरे की कुंजी उन्हीं के पास है, वरना मैं आपको यहाँ की सैर कराता। क्या उन्होंने सांप भी पाल रखे हैं? जी हाँ, सैकड़ों की तादाद में। गजाला खामोश हो गई। फरीदी की शख्सियत उसे तारीख से भी अजीब मालूम होने लगी, जो अपने कंधे पर नेवला उठाए फिरता है। फरीदी साहब 9:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि यह इन सांपों के दूध पीने का वक्त होता है। दूध कौन पिलाता है इन्हें? गजाला ने पूछा। खुद फरीदी साहब। गजाला उसे फिर फटी फटी नज़रों से देखने लगी। आइए दूसरे कमरे में चलकर बैठे। जैसे जैसे इनके खाने का वक्त करीब आता जाएगा, वैसे वैसे इनकी घमा चौकड़ी बढ़ती जाएगी। हमीद ने दीवार के छेद को किताबों से ढकते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी से उठकर ड्राइंग रूम में चले आए। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। आपने बेकार ही में तकलीफ़ की, गजाला बोली। तकलीफ़? हमीद मुस्कुराकर बोला। आप भी कमाल करती है। उसने चाय बनाकर गजाला के आगे बढ़ा दी। बरामदे में कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद ने पलटकर देखा। उसकी महबूबा शहनाज दरवाजे पर खड़ी गजाला को घूर रही थी। हमीद बौखलाकर खड़ा हो गया। आओ आओ। शहनाज आकर बैठ गई। चाय? हमीद ने उसकी तरफ प्याली बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं पी कर आई हूँ, शहनाज ने सूखी आवाज़ में कहा। आपसे मिलिए, आप गजाला खानम हैं, आप शहनाज बानो। शहनाज और गजाला ने हाथ मिलाते हुए 2-4 रस्मी जुमले दोहराए और फिर खामोशी से एक दूसरे को देखने लगी। भाई, चाय तो हर वक्त पी जा सकती है, हमीद ने शहनाज से कहा। ज़रूरी नहीं कि मैं भी आपके उसूल पर अमल करूं, शहनाज ने ऐसे अंदाज में कहा कि हमीद झेप गया। अब उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसने महसूस कर लिया कि अगर शहनाज गजाला को देखकर शक कर रही है तो ऐसी सूरत में उसे छेड़ना यकीनन खतरनाक बात होगी। आप फरीदी साहब से मिलने आई है? हमीद ने कहा। हमीद ने इस बेकार जुमले पर गजाला समझ गई कि हमीद शहनाज को इत्मीनान दिलाना चाहता है, इसीलिए वह खुद भी फरीदी के बारे में बातें करने लगी।
मालूम नहीं फरीदी साहब कब आएंगे, उनसे मेरा मिलना ज़रूरी है, गजाला बोली। शहनाज उसे शक की नज़रों से देखने लगी। अभी यह बात हो ही रही थी कि बरामदे में कदमों की आहट सुनाई दी और फरीदी सीटी बजाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अरे गजाला खानम, खैरियत? फरीदी ने दरवाजे पर रुककर कहा। सब लोग खड़े हो गए। कब आई? फरीदी ने गजाला से हाथ मिलाते हुए कहा। लगभग 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। स्टेशन से उतरकर सीधी इधर ही आई हूँ। और हमीद साहब आपको सिर्फ चाय पर टाल रहे हैं। बैठिए बैठिए। फिर हमीद की तरफ मुड़कर बोला, अरे भाई खाने के लिए कहो। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। रिश्तेदार तो मैं भी हूँ, क्या नवाब साहब ने आपको नहीं बताया? फरीदी ने कहा। बताया था, लेकिन कुछ नहीं। फरीदी ने फिर हमीद की तरफ देखकर कहा। हमीद, खैर खा लूँगी, लेकिन पहले वह काम होना चाहिए जिसके लिए मैं आई हूँ। क्या बात है, कोई ख़ास परेशानी? जी हाँ, बयान कीजिए। हाँ जी, अभी आप कहीं से थके हुए आ रहे हैं, आज ज़रा आराम कर लीजिए। फरीदी समझ गया कि वह शहनाज की मौजूदगी में कुछ कहते हुए हिचकिचा रही है। आइए मैं आपको अपना घर दिखाऊं, फरीदी ने उठते हुए कहा। गजाला भी खड़ी हो गई। उन्हें अजायब घर ज़रूर दिखाइएगा, अभी आपकी लाइब्रेरी से एक सांप देखकर डर गई थी, हमीद ने कहा। अच्छा, फरीदी ने कहा। खैर आइए। दोनों ड्राइंग रूम से चले गए। तुम कुछ नाराज़ मालूम होती हो, हमीद ने शहनाज से कहा। नहीं तो फिर चाय क्यों नहीं पी? वाह, यह अच्छी रही। यकीनन चाय अच्छी है, तुम पीकर तो देखो। छोड़िए, आप तो बेकार में जुमलों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, शहनाज ने तंग आकर कहा। लेकिन आज तक किसी जुमले ने मुझसे इसकी शिकायत नहीं की। बस अब चल पड़ा चरखा, शहनाज मुंह बनाकर बोली। अच्छा, यह बताइए कि आप वादा करने के बावजूद भी कल क्यों नहीं आए? शहनाज ने कहा। यह फरीदी साहब से पूछो, उनके चक्कर में पड़ने के बाद उससे निकलना मुश्किल होता है। आज कौन सा चक्कर? छुट्टी पर है ना? जिस पर हर वक्त काम करने का भूत सवार रहता हो, उसके लिए कैसी छुट्टी? गजाला का इस वक्त आना मुझे परेशान कर रहा है। क्यों, कोई गैर मामूली बात? तो आपको किस बात की परेशानी है? परेशानी यूँ है कि कहीं यह छुट्टियों का ज़माना यूँ ही बर्बाद न हो जाए। अगर वह किसी मामले में फरीदी साहब से मदद लेने आई है तो फिर छुट्टियों का अल्लाह ही मालिक है। ये गजाला कौन है? दराब नगर के जागीरदार रशीद दुजमा की लड़की। फिर खामोशी छा गई। दरअसल मैं कहने आई हूँ कि परसों मेरी बर्थडे है। तो क्या खिलाओगी मुझे? लेमन ड्रॉप्स, शहनाज ने कहा और हंसने लगी। नहीं, हम तो, वह शहनाज के गाल की तरफ इशारा करके बोला। आप शैतान हैं, शहनाज ने धीरे से कहा और शर्माकर सिर झुका लिया। अच्छा जी, हम शैतान हैं? शहनाज ने सिर हिला दिया। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल रही थी। जाओ, नहीं बोलते। हमीद ने रूठ जाने की एक्टिंग की। इसके अलावा और कुछ भी आता है आपको? शहनाज बोली। गाना आता है, बजाना आता है, मगर शर्त यह है कि हाथ मेरे सिर दूसरे का हो। तैरना आता है, घुड़सवारी का माहिर हूँ, बचपन में खुद घोड़ा बन जाता था। खाना पका नहीं सकता, लेकिन खाना आता है। वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि बस, शहनाज हाथ उठाकर बोली। फिर चल पड़ा चरखा। अच्छा, उसे जाने दो, हमीद संजीदा होकर बोला। तुम फूलों से ज़्यादा हसीन हो, कमल से ज़्यादा नाजुक। तुम्हारी आवाज़ नहीं, शहद की बूंद है। तुम जब मुस्कुराती हो तो कलियां खिल जाती है, जब चलती हो तो क़यामत अपने गरेबान में मुंह डालकर खड़ी की खड़ी रह जाती है, और जब नहीं चलती हो तो क़यामत अपना इरादा वह बदल कर क्या करने लगती है? जानती हो? तुम नहीं जानती। अच्छा, मेरी आंखों में देखो क्या दिखाई देता है। कलियों की मुस्कुराहट, फूलों का निखार। शहनाज हमीद की आवाज़ की नकल करते हुए बोली। पत्तों की जवानी, बिजली की चमक, बादलों की गरज, वगैरह वगैरह। तब तो तुम ज़रूर अपनी आंखों का इलाज कराओ, हमीद मुस्कुराकर बोला। मेरी आंखों में सिर्फ दीदे है, दीदे, क्या समझी? अपना सिर, शहनाज झेप कर बोली। हमीद कुछ कहने ही वाला था कि एक नौकर ने खाने की खबर दी। इंस्पेक्टर साहब और मेहमान खाने की मेज़ पर आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो चली, शहनाज ने उठते हुए कहा। वाह, चाय नहीं पी तो खाना भी नहीं खाओगी? हमीद ने कहा, और फिर दोनों खाना खाने के लिए जा पहुँचे। खाने की मेज़ पर ज़्यादातर खामोशी ही रही। फरीदी किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे इस हाल में देखकर हमीद का माथा ठनका। फरीदी का इस तरह सोच में डूब जाना खास मौक़ों पर ही दिखाई देता था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर गजाला उठते हुए बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ, स्टेशन पर 3 बजे आप लोगों का इंतज़ार करूँगी।
बहुत अच्छा, फरीदी ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा और बैठ गया। वह इस तरह सोच में डूबा हुआ था कि गजाला को विदा करने बरामदे तक भी न आया। हमीद और शहनाज उसे गेट तक पहुंचाकर लौट आए। तो क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? शहनाज ने फरीदी से पूछा। हाँ, एक ज़रूरी काम है। परसों मेरी बर्थडे है, मैं आप लोगों को दावत देने आई थी, मगर तुमने इस वक्त दावत दी जब मैंने दूसरों से वादा कर लिया। पहले ही क्यों न बता दिया? मौका ही कहाँ मिल सका, शहनाज ने कहा और हमीद की तरफ देखने लगी। ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, फरीदी बोला। वापसी कब तक होगी? यह अभी तो नहीं बता सकता। शहनाज थोड़ी देर मुंह लटकाए बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। हमीद को फरीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह शहनाज के पीछे पीछे चलने लगा। भाई बताओ, मैं अब क्या करूं? हमीद ने शहनाज से कहा। शहनाज कोई जवाब दिए बगैर सड़क पर होली और हमीद लौट आया। एक बहुत ही दिलचस्प केस, फरीदी मुस्कुराकर बोला। मुझे छुट्टियों में इस किस्म की दिलचस्पियों से नफरत होती है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। बको नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, फरीदी ने कहा। हुक्म पर अमल करूंगा, हमीद नाखुश होते हुए बोला। यह बात नहीं प्यारे, चलो, बस मज़ा आएगा, फरीदी उसका कंधा थपकते हुए बोला। हमीद खामोश रहा। भाई तुम्हारे इश्क से तो मैं तंग आ गया हूँ, फरीदी ने कहा। खुदा करे कि आपको भी किसी से हो जाए, हमीद जलकर बोला। उसी दिन खुदकुशी कर लूँगा बरखुरदार, फरीदी अपने सीने पर हाथ मारकर बोला। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको इश्क हो गया। उफ, तो इतना तंग आ गए हो मुझसे, फरीदी ने कहा। खैर, जाकर अपना सामान ठीक करो, हमें 3 बजे की गाड़ी से दाराब नगर जाना है। हमीद खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया और फिर फरीदी ने सिगार सुलगाकर टहलना शुरू कर दिया। गजाला स्टेशन पर दोनों का इंतज़ार कर रही थी। फरीदी और हमीद वक्त पर पहुंच गए। उनका सामान फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में रख दिया गया। ट्रेन पर गजाला ने फिर वही बात छेड़ दी। हमीद को इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं था, बस उसको चूंकि जाना ही पड़ रहा था, इसीलिए उसने अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए फरीदी से यह भी न पूछा था कि आखिर दाराब नगर जाने की वजह क्या है। लेकिन ट्रेन पर इसकी बात चलने लगी तो उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसकी फितरत भी अजीब थी। काम के मौक़ों पर वह हमेशा ऐसी बात करने लगता जैसे वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर आदमी हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब वह किसी काम में लग जाता था तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। खतरनाक मौक़ों पर देखने में वह एक डरपोक किस्म का मजाकिया बंदा लगता था, लेकिन खुद उसके दिल की गहराइयों में खौफ की एक छोटी सी भी लहर न होती थी। फरीदी उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानता था और यह भी कि उससे किस तरह काम लिया जा सकता है। गजाला ने तारिक और उसके अजीबोगरीब नेवले का जिक्र छेड़ रखा था। मालूम नहीं क्यों फरीदी की मौजूदगी में उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद नहीं आई। आईने बहे ऐसा नेवला आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। यकीनन वह एक अजूबा चीज़ है। ब्राज़ील के पुराने लोग उसे शाकी कहते हैं और बहुत अदब से उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वह उनका एक देवता है। एक ख़ास त्यौहार के मौके पर वे उसकी खूब पूजा करते हैं। यकीनन तारिक को उसे पाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। फरीदी सिगार का कश लेकर खामोश हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस नेवले के बारे में तारिक से भी ज़्यादा जानते हैं, गजाला ने कहा। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने चौंक कर कहा, क्या यह वही तारिक तो नहीं जो दुनिया की बहुत सी भाषाएं जानता है? हाँ, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? फरीदी ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें ट्रेन के बाहर फैले हुए अंधेरे में घूर रही थी। हमीद अच्छी तरह जानता था कि फरीदी ऐसे मौक़ों पर बात करना पसंद नहीं करता जब वह किसी गहरी सोच में हो। इसीलिए उसने गजाला को अपनी बातों में लगा लिया। वह उससे सारी जानकारी लेता रहा। फरीदी फिर चौंका। हमीद, क्या तुम्हें धर्मपुर के जंगलों के भूत याद नहीं? याद है, लेकिन यह मामला उससे अलग मालूम होता है, हमीद ने कहा। क्यों? इसलिए कि हम यह सारे वाक़यात शायद अपनी आंखों से देख सके। भला दीवारों से जानवरों की आवाज़ें आने का क्या मतलब हो सकता है? और फिर जानवरों की मौतें, कुएं से चिंगारियों का निकलना तो खैर कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ हो सकता है, फरीदी ने धीरे से कहा और बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। जानवरों के बाद अब आदमियों का नंबर आने वाला है, फरीदी ने सिगार का एक लंबा कश लेकर कहा। गजाला चौंक पड़ी। क्या मतलब? घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर मेरे पास पहुंची, फरीदी ने कहा। नवाब साहब पुराने ख्याल के आदमी हैं। उनका जहन भूतों से आगे नहीं बढ़ सकता। वे क्या जाने कि साइंसी दौर में एक मामूली आदमी भी इस किस्म के चमत्कार दिखा सकता है। खैर,
यह तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि यह साइंस का करिश्मा है। अलबत्ता यह ज़रूर यकीन रखती हूँ कि इसमें किसी आदमी का हाथ है जो अपनी खतरनाक ताकतों से काम ले रहा है। शायद आपका इशारा तारिक की तरफ है, फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। गजाला ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बातचीत के दौरान फिर खामोशी छा गई और फिर फरीदी आसमान की तरफ घूरने लगा। कुछ अजीब सा समा था। ठंडी हवा के झोंके सुबह होने की खबर दे रहे थे। हमीद ऊँघने लगा था। गजाला की खूबसूरत आंखें भी नींद के दबाव से बोझिल हो रही थी। सिर्फ फरीदी के चेहरे पर ताजगी नजर आ रही थी, जैसे वह रात भर सोते रहने के बाद सूरज निकलने से पहले उड़ गया हो। थकान के आसार भी नहीं मालूम होते थे। अलबत्ता उसकी आंखें गहरे सोच विचार का पता दे रही थी। लगभग 6 बजे वे लोग दाराब नगर पहुंच गए। कोठी के गेट में दाखिल होते ही गजाला का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पोर्ट्री को में 2-3 कांस्टेबल खड़े थे और कुछ इस किस्म की परेशान सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे कोई हादसा हो गया हो। फरीद और हमीद को पीछे छोड़कर गजाला एकदम से भागी। वो दोनों टैक्सी पर से सामान उतरवा ही रहे थे कि गजाला दौड़ती हुई वापस आई। लाश, लाइब्रेरी में लाश, वह हाफती हुई बोली। किसकी लाश? फरीदी ने इत्मीनान से पूछा। अब्बा जान के प्राइवेट सेक्रेटरी की। और आखिर वही हुआ जिसका खटका था। फरीदी ने सामान वही छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। गजाला उसका हाथ पकड़े हुए तेज कदमों से कोठी की तरफ जा रही थी। कई कमरों से गुजरते हुए वे लाइब्रेरी के बरामदे में पहुंचे। यहाँ घर के सारे नौकर इकट्ठा थे और दोनों को आता देखकर इधर उधर हट गए। लाइब्रेरी में 2 सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तारिक और नवाब साहब खड़े थे। खिड़की के करीब रखी हुई कुर्सी के पास एक आदमी इस तरह पड़ा हुआ था जैसे वह कुर्सी पर बैठे बैठे ज़मीन पर लुढ़क गया हो। उसका हाथ अभी तक कुर्सी पर ही था। अरे फरीदी मियाँ, नवाब साहब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले। भाई ठीक वक्त पर आ गए। यह वाक़या कब हुआ मालूम नहीं, लेकिन सुबह मुझे एक नौकर ने आकर इसकी खबर दी। फरीदी ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मैं क्या बताऊँ कि मैं किन मुसीबतों में फंस गया हूँ, नवाब साहब ने कहा। मुझे गजाला साहिबा की ज़बानी सब कुछ मालूम हो चुका है। तो क्या गजाला तुम्हारे ही पास गई थी? नवाब साहब बोले। उसने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया, मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी। आपकी तारीफ? एक सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूछा। अरे आप इन्हें नहीं जानते? नवाब साहब ने हैरत जताते हुए कहा। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर फरीदी है। ओह, सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से हाथ मिलाते हुए कहा। तब तो फिर हम लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप लोग बेकार में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, फरीदी ने कहा और लाश की तरफ देखने लगा। कोई जख्म नहीं, कोई निशान नहीं। गर्दन भी हमने गौर से देख ली है। समझ में नहीं आता कि मौत कैसे हुई, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ज़रा मैं भी देख लूँ, फरीदी ने लाश के करीब झुकते हुए कहा। वह बड़ी देर तक अपने आतिशी शीशे से लाश का मुआयना करता रहा। आप ठीक कहते हैं, फरीदी ने सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा। कोई निशान नहीं। आपने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? आ ही रहा होगा, सब इंस्पेक्टर बोला। क्या यह रात में बाहर बैठा करता था? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। नहीं, कल ही मैंने उसे एक किताब तलाश करने के लिए यहाँ भेजा था और इत्मीनान हो गया था कि वह किताब तलाश करने अपने कमरे में आ गया होगा और इत्मीनान हो गया था कि वह किताब तलाश करके अपने कमरे में आ गया होगा। शायद वह इस कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा होगा, फरीदी ने कहा। और अचानक कोई खौफनाक चीज़ देखकर दिल की हरकत बंद हो गई, तारिक ने कहा। फरीदी उससे घूरने लगा। और वह खौफनाक चीज़ क्या हो सकती है? फरीदी ने ऐसी आवाज़ में कहा कि तारिक हड़बड़ा गया। अभी आप ही ने फरमाया है कि आपको सब हाल मालूम हो चुके हैं, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारकर गोद में लेते हुए कहा। यह शाकी आपको कहाँ से मिला? फरीदी ने पूछा। ओह, तारिक ने चौंक कर कहा। तो आप इसका नाम जानते हैं? इन देवता महाराज को कौन नहीं जानेगा? तारिक फरीदी को हैरत से देखने लगा। इतने में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर काफ़ी देर तक लाश का मुआयना करता रहा। मौत हुए लगभग 4 या 5 घंटे हो चुके हैं, डॉक्टर ने सिर उठाकर कहा। मौत की वजह? फरीदी ने पूछा। अचानक दिल की हरकत बंद हो गई, डॉक्टर ने कहा। देखा आपने? तारिक बोला। क्या इसे दिल की कोई बीमारी थी? फरीदी ने तारिक की बात को नज़रअंदाज करके नवाब साहब से पूछा। हाँ, उसे काफ़ी दिनों से दिल की बीमारी थी। तब तो मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बोला। ठहरिए,
अभी शक खत्म नहीं हुए, फरीदी कुर्सी से उठते हुए बोला। वह खिड़की के करीब खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। नवाब साहब, क्या यहाँ रोज रात को कोई बैठता है? फरीदी ने पूछा। मैं खुद रोज़ाना 2-3 घंटे यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ। ठीक। फरीदी ने मेज़ पर पड़ी ट्रे जिसे टोपी उठाते हुए कहा। यह शायद इसकी टोपी है। नहीं, मेरी है। आपकी? वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। हाँ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? नवाब साहब हैरत से बोले। आप सिर में कौन सा तेल लगाते हैं? फरीदी ने अचानक पूछा। कोई नहीं, नवाब साहब अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए झेपते हुए बोले। माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ज़रूरी सवाल था, फरीदी ने मेज़ पर टोपी रखते हुए कहा। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था कि वह कमरे में दूसरों की मौजूदगी भूल गया हो। फरीदी की आंखें दबे हुए जोश का इजहार कर रही थी। एक बार रुककर उसने सिगार सुलगाया और 2-3 लंबे कश लेने के बाद फिर टहलने लगा। खिड़की के करीब जाकर उसने इधर उधर देखा और नवाब रशीदुज्मा के सामने खड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। एक बात समझ में नहीं आती कि वह इतनी देर रात गए किताब क्यों ढूंढता रहा। क्या इसके बारे में आपका कोई सख्त हुक्म था? बिल्कुल नहीं, नवाब साहब बोले। मैंने उससे शाम को कहा था कि किसी वक्त किताब ढूंढ लेना। मैंने उससे ये नहीं कहा था कि रात को ही ढूंढ ले। क्या आप कल पहले जैसा यहाँ आए थे? नहीं, जब से हादसे होने लगे हैं मैंने रात में यहाँ बैठना करीब करीब छोड़ दिया है। अगर कभी आता भी हूँ तो 10 बजे से पहले पहले उठ जाता हूँ। कल रात आए थे या नहीं? कल शाम ही से मेरी तबीयत भारी थी, इसीलिए मैंने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक, फरीदी ने कहा और टहलने लगा। आप बेकार परेशान हो रहे हैं, यह खुला हुआ शैतानी मामला है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। फरीदी ने उसे हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। पुलिस वाले मुस्कुराकर रह गए। सिर्फ हमीद और गजाला की खामोशी के साथ फरीदी की बदलती हुई हालत का जायजा ले रहे थे। तारिक के होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। फरीदी खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला। आप इसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं? हाँ, करीब करीब हमेशा। नवाब साहब ने सिर हिला दिया। वे फरीदी के उल्टे सीधे सवालों से कुछ उकताए हुए से नजर आ रहे थे। एक बात और, क्या आप पढ़ते वक्त एक बार पानी पीने के आदी है? हाँ, नवाब साहब हैरत से बोले। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? अभी बताता हूँ। फरीदी ने एक बार फिर खिड़की के करीब जाते हुए कहा। उसने खिड़की के बाहर सिर निकालकर इधर उधर देखा और नवाब साहब के पास लौट आया। आपको एक तकलीफ देना चाहूँगा। हाँ हाँ, कहो। जरा 2 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठ जाइए, फरीदी ने उस लाश के करीब वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब हैरत से उसका मुंह ताकने लगे। उम्मीद है आप बुरा न मानेंगे, ये ज़रूरी है। नवाब साहब कुर्सी पर बैठ गए। अब ये टोपी पहन लीजिए, फरीदी ने मेज़ पर पड़ी टोपी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा। नवाब साहब भी नाराज़ हुए, लेकिन फरीदी की कड़ी नज़रों ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरों पर एक बार फिर संजीदगी फैला दी। नवाब साहब ने टोपी पहन ली। मैं 1 मिनट में आया, फरीदी ने हमीद का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। दोनों लाइब्रेरी के पीछे आकर खड़े हो गए। देख रहे हो हमीद, फरीदी ने कहा, खिड़की से सिर्फ नवाब साहब की टोपी दिखाई दे रही है और उनकी पीठ हमारी तरफ है, और उस खिड़की की ऊंचाई भी तुम देख रहे हो। तो क्या? हमीद की आंखों से हैरत की झलकियां दिखाई दी। तुम यहीं ठहरो और उनका ख्याल रखना। फरीदी ने खिड़की के नीचे पड़ी हुई एक टूटी हुई सुराही के ठीकरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमीद उसे हैरत से देखने लगा। इन पर नज़र रखना, कोई इन्हें छूने न पाए, फरीदी ने कहा और लाइब्रेरी में चला गया। नवाब साहब उसकी तरफ देखने लगे। अब उठ जाइए, यहाँ का काम खत्म, फरीदी ने कहा। नवाब साहब उठ गए। हर एक की हैरान निगाहें फरीदी के चेहरे पर लगी हुई थी। अब अगर आप लोग एक दिलचस्प तमाशा देखना चाहते हो तो मेरे साथ आइए, फरीदी हेड कांस्टेबल की तरफ मुड़कर बोला। दीवान जी, आप यही लाश के पास ठहरिए। हेड कांस्टेबल के अलावा और सब लोग फरीदी के साथ लाइब्रेरी के पीछे आ गए। हमीद अभी तक खड़ा ठीकरों की निगरानी कर रहा था। फरीदी ने इधर उधर देखा। एक कमरे की खिड़की में लटके हुए पीतल के बड़े से गोले में एक भारी भरकम तोता बैठा हुआ ऊँग रहा था। उसके एक पैर में सुनहरे रंग की एक जंजीर पड़ी हुई थी। जंजीर से दूसरा सिरा गोले में लटका हुआ था। बहुत खूबसूरत तोता है, फरीदी ने तारीफ करते हुए कहा। नवाब साहब उसका मुंह देखने लगे। क्या आप इसे यहाँ मंगवा सकते हैं? फरीदी ने नवाब साहब से कहा। क्यों नहीं, नवाब साहब ने कहा।
लेकिन उनकी नज़रों में नफ़रत की झलकियाँ दिखाई दे रही थी। फरीदी ने इसे महसूस किया, लेकिन सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। नवाब साहब के इशारे पर एक नौकर तोते को खिड़की से उतार लाया। फरीदी खिड़की के नीचे पड़े हुए ठीकरों की तरफ बढ़ा। एक बड़ा सा ठीकरा, उसमें थोड़ा सा पानी था। उठाकर तोते के करीब लाया और उसकी चोंच से लगा दिया। तोता पानी पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा कि तारिक का नेवला उछलकर फरीदी के हाथ पर आ गिरा। ठीकरा उसके हाथ से छूट गया। फरीदी ने मुस्कुराकर तारिक की तरफ देखा। मुझे अफसोस है जनाब। तारिक ने माफ़ी मांगते हुए नेवले को पकड़ लिया। खेल वाकई बड़ा दिलचस्प है, नवाब साहब व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले। देखते जाइए, असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़रा एक खाली बोतल मंगवाइए, फरीदी ने नवाब साहब से कहा। फरीदी ने तोते को अपने हाथों में ले लिया। उसकी तेज़ निगाहें तोते का गहरा जायजा ले रही थी। हमीद, बाकी ठीकरों का पानी एहतियात से इस बोतल में डाल लो, फरीदी ने बोतल नौकर के हाथ से लेते हुए हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह मामला बहुतों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर एक की नज़र तोते की तरफ लगी हुई थी। अचानक तोते ने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और देखते ही देखते लुढ़क कर जंजीर में झूल गया। अरे, नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला और उन्होंने झपटकर फरीदी के हाथ से तोता ले लिया। अरे, यह तो मर गया। नवाब साहब की आंखें हैरत से फटी हुई थी। फरीदी उनकी बात अनसुनी कर सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। दरोगा जी, आप सेक्रेटरी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दे सकते हैं, और साथ ही ये मुर्दा तोता भी। तो क्या सब इंस्पेक्टर इसके आगे न कह सका। जी हाँ, इस जहरीले तोते की भी जांच की जाए, क्योंकि सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार जहर है, फरीदी ने इत्मीनान से कहा। जहर? नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला। जनाबे आला, फरीदी ने कुछ झुकते हुए कहा, और यह भी साफ रहे कि जहर देने वाले का निशाना खुद आप थे। वह तो कहिए कि सेक्रेटरी की मौत आ गई थी। मैं? नवाब साहब चौंक कर बोले। जी हाँ, मगर कैसे? बहुत ही मामूली बात है, आइए लाइब्रेरी में चलकर आपको समझाऊं। फरीदी ने तारिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सब लोग फिर लाइब्रेरी में चले आए। फरीदी की बात सुनकर गजाला की हालत बिगड़ रही थी। सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार शायद आपकी टोपी है, फरीदी ने कहा। तुम पहेलियाँ बुझवा रहे हो, जो कुछ कहना हो साफ साफ कहो, नवाब साहब ने उकताकर कहा। मैं दिल का मरीज हूँ। ठहरिए, अभी आपने मुझे बताया कि आप कोई तेल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़रा इस टोपी का अंदर का हिस्सा सूंघिए, फरीदी ने टोपी नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने टोपी को लेकर सूंघा और सिर हिलाने लगे। ऐसी ही खुशबू उसके सिर में भी मौजूद है, फरीदी ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। रात पड़ते वक्त शायद उसने आपकी टोपी पहन ली थी। मैंने आपको ये टोपी पहनाकर उसकी कुर्सी में बैठने के लिए कहा था। बाहर जाकर देखा तो उधर से सिर्फ आपका सिर नजर आ रहा था और पीठ मेरी तरफ थी। जहर देने वाला समझा शायद आप ही लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पढ़ते वक्त बार बार पानी पीने के बारे में पूछा था। मेरा ख्याल सही निकला। मैं उस खिड़की पर अनगिनत गोले देखकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि यहाँ सुराही रखी जाती है, और गोले उसकी भीगी हुई पेंदों के निशान के अलावा किसी और चीज़ के नहीं हो सकते। कातिल शायद आपकी सादत को अच्छी तरह से जानता था। उसने पीछे ही से हाथ बढ़ाकर यहाँ रखी हुई सुराही में जहर डाल दिया। यह तो आपने देखा ही है जहर कितना असरदार साबित हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में तोते की जान चली गई। आपका सेक्रेटरी भी शायद बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था, जैसा कि मेज़ पर रखी हुई एस्ट्रे से मालूम होता है, और गर्मियों में सिगरेट पीने के बाद ज़्यादा प्यास ज़रूर लगती है। उसने सुराही का पानी पिया, और फिर आप तो जानते ही हैं, कातिल बाद में अपनी इस हरकत को देखने आया और जल्दी में सुराही को हाथ मारकर नीचे गिरा गया। उसकी यह जल्दबाजी किसी गलती के अचानक एहसास ही का नतीजा हो सकती है। उसने यह भी न सोचा कि सुराही के टूटने की आवाज़ सुनकर करीब के लोग जाग भी सकते हैं। फरीदी रुककर सिगार सुलगाने लगा। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला उस वक्त भी यह टोपी पहने हुआ था जब जहर देने वाले ने बाहर से देखा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, फरीदी ने कहा। यह मेरा अंदाज़ा है, जो गलत भी हो सकता है। बहरहाल
नवाब साहब को एहतियात से काम लेना चाहिए। एक सेक्रेटरी की जान लेने के लिए इतना उधम मचाने की क्या ज़रूरत हो सकती है? उधम से क्या मतलब? नवाब साहब बोले। जानवरों की मौतें, दरिंदों की आवाज़ें और आग उगलता हुआ कुआं, फरीदी ने कहा और सामने की दीवार पर नजरें गाड़ दी। वह कुछ सोच रहा था। तारिक अपने नेवले को कंधे पर बिठाए बेताबी से टहल रहा था। गजाला के चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह करीब करीब बेहोश होने वाली है। दरोगा जी, इस बोतल को सील कर दीजिए। फरीदी ने बोतल हमीद के हाथ से लेकर सब इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसी बोतल में हमीद ने टूटी हुई सुराही के ठीकरों का पानी इकट्ठा किया था। फरीदी नवाब साहब की तरफ मुड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इतनी रात गए वह लाइब्रेरी में बैठा क्या कर रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2-2:30 बजे उसकी मौत हुई। क्या वह आपके घर में होने वाले हादसों से परेशान नहीं था? मेरा ख्याल है कि यहाँ रात को तो कोई अपने पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता होगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, नवाब साहब बोले। फरीदी फिर ख्यालों में डूब गया। गजाला का दिल चाह रहा था कि वह बता दे कि उसने एक आदमी को एक रात कुएं में उतरते देखा था, लेकिन तारिक सामने ही खड़ा था। उससे आँख मिलते ही उससे अपना खून नसों में मानो जमता हुआ महसूस होने लगता। उसने यह बात फरीदी को भी नहीं बताई थी। न जाने क्यों उसका ख्याल आते ही वह खुद से कांपने लगती थी। उसने उस वक्त तारिक के नेवले को फरीदी के हाथ से ठिकरा गिराते भी देखा था। इस चीज़ ने उसके शक को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। फरीदी ख्यालों में डूबा हुआ टहल रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोला, दरोगा जी, मेरे ख्याल से अब लाश उठवाने का इंतज़ाम किया जाए। बहरहाल अब आपको दूसरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। फरीदी साहब, हकीकत में आप जादूगर हैं, सब इंस्पेक्टर बोला। फरीदी ने कोई जवाब न दिया। सब इंस्पेक्टर लाश उठवाने का इंतज़ाम करने लगा। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में सिर्फ हमीद, फरीदी, गजाला, नवाब साहब और तारिक रह गए। फरीदी अभी तक ख्यालों में खोया हुआ था। टहलते टहलते वह किताबों की अलमारियों का जायज़ा लेने लगा। आपकी लाइब्रेरी बहुत शानदार है, वह नवाब साहब की तरफ मुड़कर बोला। वह सब तो ठीक है, लेकिन आप नाश्ता कब करेंगी? गजाला ने कहा। हाँ भाई, लो 9 बज गए, नवाब साहब ने चौंक कर कहा। अगर नाश्ता यही मंगवा ले तो बेहतर है, फरीदी ने कहा। नवाब साहब का सौतेला भाई परवेज़ एक पहलवान की गोद में चढ़ा हुआ दूध पी रहा था और साथ ही साथ तुतला तुतला कर कुछ कहता भी जा रहा था। यह तमाशा नहीं, मेरी बदनसीबी है, नवाब साहब बोले। क्या मतलब? मेरा छोटा भाई परवेज़, लगभग 8 साल हुए सिर में चोट लगने की वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया है। कभी मुझे इस पर फ़ख्र था। आज भी जब मैं उसकी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो आंसू निकल आते हैं। इतना काबिल और पढ़ा लिखा, और उसका यह अंजाम। बर्लिन यूनिवर्सिटी से उसने फ़िलॉसफ़ी में डॉक्टरेट की थी और बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करता है। फरीदी गौर से सुन रहा था। अचानक हमीद हंसने लगा। परवेज़ पहलवान की गोद से उतरकर एक तितली के पीछे घुटनों के बल दौड़ने लगा। हमीद के इस हंसने पर फरीदी ने उसे घूर कर देखा। वह नहीं जानता था कि नवाब साहब का दिल दुखे। वह नहीं चाहता था कि नवाब साहब का दिल दुखे। इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाया? फरीदी ने नवाब साहब से पूछा। सब कुछ करके थक हार गया हूँ। वाकई बड़े अफसोस की बात है, फरीदी ने कहा, और उसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते का सामान आ गया। सब लोग एक बड़ी मेज़ पर बैठ गए। समझ में नहीं आता कि जहर किसने दिया, नवाब साहब बोले। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरीदी ने कहा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। आप और गजाला काफ़ी होशियार रहिए। मुझे 100% यकीन है कि यह मामला आप ही पर हुआ था। आखिर क्यों? और वह कौन हो सकता है? नवाब साहब बेचैनी से बोले। वही जिसने यह सब स्वांग रचाया है। इस ख्याल में न रहिए कि यह कोई शैतानी मामला है। गजाला ने जिस वक्त जानवरों की मौत के बारे में बताया था, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब किसी आदमी का नंबर आने वाला है। नवाब साहब हैरान नज़रों से फरीदी की तरफ देखने लगे। जनाबे आला, आपका नेवला मुझे बहुत पसंद है, फरीदी तारिक से बोला। शुक्रिया, तारिक मुस्कुराकर बोला। जिस वक्त यह उछला था, मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर उस पानी में जहर मिला हुआ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा, तारिक चौंक कर बोला। इसी खासियत पर शदागा कबीले के लोग इसे देवता समझते हैं, फरीदी सिगार सुलगाता हुआ बोला। इस किस्म के खतरे की बू सूंघ लेना इसकी मामूली सी खासियत है। क्या आप कभी ब्राज़ील गए हैं? तारिक बोला। हाँ,
एक ज़माने में मुझे पुराने खजानों की तलाश का खब था, फरीदी ने कहा। अच्छा, तारिकी दिलचस्पी जाहिर करते हुए बोला। इसी सिलसिले में ब्राज़ील में भी जाना हुआ था, फरीदी लापरवाही के साथ बोला। लेकिन अफसोस है कि मानाउस से 100 मील भी आगे न जा सका। मानाउस? मानाउस? तारिक बेचैनी से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मानाउस से 100 मील के फासले पर पश्चिम की तरफ अमेज़न नदी के उत्तरी किनारे पर काले पहाड़ों का सिलसिला, जहाँ। मगर यह सब मैं क्यों बक रहा हूँ? कोई हर्ज नहीं, मैं काफ़ी दिलचस्पी ले रहा हूँ, तारिक ने नेवले को कंधे से उतारकर गोद में बिठाते हुए कहा। फिर किसी वक्त बताऊंगा। क्या आपको भी खजानों से दिलचस्पी है? नहीं, कोई ऐसी खास दिलचस्पी तो नहीं, अलबत्ता मुझे सैर करने का शौक़ ज़रूर है, तारिक ने कहा। खैर, यह शौक़ भी बुरा नहीं, फरीदी ने नवाब साहब की तरफ अचानक मुड़ते हुए कहा। मैं आपके स्वर्गीय सेक्रेटरी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। किस किस्म की मालूमात? नवाब साहब ने पूछा। पहली बात यह कि वह आपके यहाँ कितने दिन से नौकरी कर रहा था। उसकी परवरिश ही इस घर में हुई थी। उसका कोई रिश्तेदार? कोई नहीं। बहुत पहले मुझे एक पुराने मंदिर के पास पड़ा मिला था। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा न थी। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका कोई दुश्मन? मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस किस्म की किताबें पढ़ा करता था? यह बताना मुश्किल है। आपने कौन सी किताब ढूंढने के लिए उसे भेजा था? एक किताब जो इसी इमारत के बारे में थी। फरीदी अचानक उछल पड़ा। इस इमारत के बारे में? क्या आपने उसे पढ़ा था? हाँ, एक बार एक पन्ने को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। कोई ख़ास बात थी उसमें? जाहिर है कि अगर कोई ख़ास बात होती तो 2 ही एक पन्ने पढ़कर क्यों रह जाता। ओह, ख़ास बात ज़रूर थी, मगर खैर यह बताइए कि अचानक आपको उसे तलाश कराने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी? फरीदी ने कहा। नवाब साहब फिर उकताए हुए नजर आने लगे थे। इन सवालों का इस हादसे से क्या ताल्लुक? नवाब साहब ने कहा। बहुत बड़ा ताल्लुक है। मेरे सवाल आपको बेकार मालूम हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका कुछ इसी तरह का है। मैंने उस किताब का बयान तारिक से यूं ही बातचीत के दौरान किया था। उन्होंने उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों देखना चाहते थे? फरीदी अचानक तारिक की तरफ मुड़कर बोला। बात यह है कि मुझे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है, तारिक ने जवाब दिया। मैंने सोचा हो सकता है इसमें कोई बात मेरी मालूमात में इजाफा करने वाली हो। वह कितनी पुरानी रही होगी? फरीदी ने पूछा। ठहरो, मैं अभी दिखाता हूँ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। बेकार, फरीदी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा। वह अब यहाँ मौजूद नहीं है। क्या मतलब? मेरा ख्याल गलत था फरीदी साहब। दरअसल वह किताब ही आपके सेक्रेटरी की मौत की जिम्मेदार है। फरीदी तारिक की तरफ देखने लगा। वह फरीदी को घूर रहा था। आंखें मिलाते ही वह दूसरी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आप कह रहे थे कि वह किताब इस इमारत के बारे में थी। फरीदी ने नवाज साहब के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। क्या आप अंदाजे से भी उसकी तारीख मुझे नहीं बता सकते? वह किताब 300 साल पुरानी रही होगी, नवाब साहब बोले। 300 साल? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। मगर यह इमारत तो नए तर्ज की है। जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं उसे बने ज़्यादा दिन नहीं हुए। पुरानी इमारत तो कभी ख़त्म हो चुकी है। उसके कुछ खंडरों का हिस्सा अभी तक बाकी है। ओह, तब तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेक्रेटरी की मौत किताब की वजह से ही हुई है। मगर कैसे? नवाब साहब बेचैनी से बोले। इस किताब में उस इमारत के बारे में कोई गहरा राज लिखा था, फरीदी ने कहा। यही वजह है कि वह निडर होकर रात को भी लाइब्रेरी में बैठा रहा, जबकि दूसरे अपने कमरों से निकलने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब आपने उसे किताब तलाश करने की हिदायत दी थी? शायद मेरे और तारिक के अलावा और कोई भी नहीं था। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा। मगर वह राज क्या हो सकता है? वह राज? फरीदी कुछ सोचते हुए बोला। अगर वह राज आपको मालूम हो जाता तो आपके घर में होने वाले हादसे आपको नज़रों में खेल कूद से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। यानी? अभी फ़िलहाल मैं इस चीज़ पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, यह सब हकीकत में खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नवाब साहब खामोश हो गए, लेकिन उनके बेचैनी
आंखों से जाहिर हो रही थी। चलिए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा दूं, गजाला ने उठते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, नवाब साहब भी उठते हुए बोले। अब यह मुझे समझने दीजिए, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारी बात से ऐसी ही उम्मीद है, खुदा तो हमें मुझे तुम्हारी बात से ऐसी ही उम्मीद है, खुदा हमारी परेशानियां दूर करे, नवाब साहब ने कहा और बाहर चले गए।